आज हमारे सामने अंकुर वारिकू की किताब महान कर्म करने के सूत्र मतलब डू एपिक शिट का एक सारांश है। इसमें जीवन के अहम पहलुओं जैसे सफलता, असफलता, आदतें, जागरूकता और पैसे पर लेखक के निजी अनुभव और विचार हैं। चलिए देखते हैं इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो पहला बिंदु ये है कि सारांश किताब के कई मुख्य विषयों जैसे सफलता, आदतें, जागरूकता, इनको सामने तो रखता है, ठीक से रखता है, लेकिन ये उतने प्रभावी ढंग से नहीं दिखाता कि ये सारे विचार आपस में जुड़े कैसे हैं। अच्छा। ऐसा महसूस होता है कि अलग अलग बातें तो बता दी, पर उनके बीच का जो कनेक्शन है वो शायद पाठक पूरी तरह ना पकड़ पाए। जैसे वो मोती बिखरे हुए हैं पर माला नहीं बनी। मैं समझा। हाँ, ये होता है अक्सर जब किताब में बहुत सारे आइडियाज हों। तो आपको क्या लगा, कहाँ पर ये जुड़ाव की कमी सबसे ज्यादा महसूस हुई? जैसे सफलता की बात आदतों से बिल्कुल अलग लगी। हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब सारांश में बताया है कि वारिकू सेल्फ अवेयरनेस पर जोर देते हैं, ठीक है, और ये भी कि अच्छी आदतें बनाना जरूरी है। सफलता असफलता पर भी बात है, लेकिन एक पढ़ने वाले की तरह मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि अच्छा, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि पहले खुद को जानो, फिर आदतें बनाओ और तब सक्सेस मिलेगी, या इनका कोई और सीक्वेंस है? ये कनेक्शन सारांश में थोड़ा और साफ हो सकता था। बिल्कुल। और ये जुड़ाव दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शायद वारिकू की किताब का निचोड़ ही यही है कि ये चीज़ें अलग-अलग नहीं हैं। तो सुझाव ये है कि इन अलग-अलग धागों को आप कह सकती हैं एक साथ बुनकर एक ज़्यादा स्पष्ट तस्वीर पेश की जाए। पाठक को ये समझ आना चाहिए कि ये सारे हिस्से एक सिस्टम की तरह काम कैसे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप सारांश में ये हाईलाइट कर सकते हैं कि वारिकू के हिसाब से जो गहरी आत्म जागरूकता है यानी सेल्फ अवेयरनेस, वही वो फाउंडेशन है जिस पर आप पहचानते हैं कि आपके लिए सही आदतें कौन सी हैं। अच्छा, मतलब सबके लिए एक जैसी आदतें नहीं। हाँ, बिल्कुल। और फिर यही सही आदतें हैं जिनको लगातार करने से सस्टेन्ड सक्सेस यानी टिकाऊ सफलता और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी वो अंदर की संतुष्टि मिलती है। ये अच्छा तरीका है इसे जोड़ने का। मतलब सिर्फ ये न बताएं कि जागरूकता जरूरी है और आदत बनाओ, बल्कि ये बताएं कि जागरूकता से सही आदत पहचानो और उस आदत से मनचाहा रिजल्ट पाओ। ठीक कहा। और इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना? जैसे आप सारांश में एक दो वाक्य डाल सकते हैं जो इस कनेक्शन को सीधा सीधा बता दें। कुछ ऐसा, वारिकू के दर्शन का सार इसमें है कि सच्ची सेल्फ अवेयरनेस के बिना सही और टिकाऊ आदतें बनाना नामुमकिन तो नहीं पर मुश्किल है। और यही आदतें आगे चलकर न सिर्फ सफलता दिलाती हैं बल्कि जिंदगी में गहरे मीनिंग और संतोष का जरिया भी बनती हैं। या फिर थोड़ा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं, ये किताब दिखाती है कि सफलता, पैसा और आदतें ये अलग अलग मंजिलें नहीं हैं, बल्कि सेल्फ नॉलेज और इंटेंशन से शुरू होने वाली एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं, जहां हर कदम अगले को इम्पैक्ट और मजबूत करता है। ऐसा करने से पढ़ने वाले को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, एक गहरी समझ बनेगी। ये बात सही है। इससे पाठक को लगेगा कि उसे सिर्फ टिप्स नहीं मिल रहे, बल्कि एक फलसफा मिल रहा है। अच्छा, अब अगर हम अगले पॉइंट पर चले। जरूर। सारांश ये तो बताता है कि ये किताब कोई ट्रेडिशनल नियमों वाली गाइडबुक नहीं है, बल्कि छोटे नोट्स और विचारों का कलेक्शन है। लेकिन इस बात पर मुझे लगता है कि काफी जोर नहीं दिया गया कि ये अनोखा फॉर्मेट पाठक के पढ़ने के अनुभव को कैसे बदलता है, या ये किताब के मैसेज के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। मतलब पाठक को ये तो पता चल गया कि स्ट्रक्चर अलग है, पर ये नहीं पता चला कि मेरे लिए इसका क्या मतलब है। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। कई बार हम किसी चीज की खासियत बता देते हैं पर ये बताना भूल जाते हैं कि उस खासियत का असर क्या है। जैसे आपने कहा, ये तो ऐसा हुआ कि बता दिया रेस्टोरेंट में खड़े होकर खाना है, पर ये नहीं बताया कि इससे माहौल ज्यादा कैजुअल होता है या जल्दी खाने वालों के लिए बढ़िया है। सही। तो यहाँ सुझाव यही है कि किताब की इस खास नोट्स या बाइट्स वाली शैली का पाठक पर क्या असर पड़ता है, उसके फायदे क्या हैं, इसे और खुलकर बताया जाए। ये सिर्फ लिखने का स्टाइल नहीं है, इसके पीछे शायद कोई सोच है, कोई इरादा है। तो क्या हो सकता है, वो क्या मतलब है इसका पाठक के लिए? क्या ये स्टाइल मुश्किल विचारों को आसान बनाता है, या ये आजकल के तेज जिंदगी के लिए ज्यादा सही है, जहां लोगों के पास लंबे चैप्टर पढ़ने का टाइम कम है? हो सकता है ये दोनों बातें हों और शायद कुछ और भी। हमें ये सोचना होगा कि वारिकू ने ये तरीका क्यों चुना होगा। क्या वो चाहते थे कि पाठक कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दे? क्या वो चाहते थे कि हर विचार अपने आप में पूरा हो ताकि पाठक उसे फौरन सोच सके या अमल में ला सके? इस क्यों का जवाब मिलना चाहिए पाठक को।
उदाहरण के लिए आप सारांश में कुछ ऐसा लिख सकते हैं। किताब का छोटे छोटे नोट्स और विचारों में बटा होना पाठक को किसी भारी भरकम किताब जैसा एहसास नहीं कराता, बल्कि ये उसे आज़ादी देता है कि वो कहीं से भी पढ़ना शुरू करे, किसी भी विचार पर रुके, सोचे और शायद उसे तुरंत अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करे। ये फॉर्मेट खासकर उन बिजी रीडर्स के लिए बहुत काम का है जो रेगुलर बेसिस पर प्रेरणा या प्रैक्टिकल सलाह की छोटी डोज चाहते हैं, जिससे वे आसानी से हजम कर सकें और जिस पर एक्शन ले सकें। ये रीडर के नजरिए से फायदे को सामने लाता है। बिल्कुल। या आप इसे किताब के कोर मैसेज से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये गैर रेखीय टुकड़ों वाली संरचना शायद वारिकू के इस गहरे विश्वास को दिखाती है कि जीवन में सुधार या एपिक शिट करने की शुरुआत किसी बड़े मास्टर प्लान से नहीं, बल्कि कहीं से भी, किसी भी छोटे कदम से की जा सकती है। हर नोट एक चिंगारी जैसा है, पाठक जहां से चाहे इंस्पिरेशन ले सकता है और अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। अच्छा। इस तरह बताने से पाठक न सिर्फ फॉर्मेट जान पाएगा, बल्कि ये भी समझेगा कि ये फॉर्मेट किताब की आत्मा से कैसे जुड़ा है और उसके पढ़ने के अनुभव को कैसे बेहतर बना सकता है। ये बहुत अच्छा सुझाव है। इससे वाकई लगेगा कि फॉर्मेट सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं, बल्कि एक सोची समझी बात है। चलिए, अब तीसरे और शायद सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाले पॉइंट पर आते हैं। जी। सारांश किताब के शीर्षक और सेंट्रल आइडिया एपिक शिट करने का जिक्र तो करता है, लेकिन ये इस फ्रेज के गहरे मतलब को पूरी तरह से खोलता नहीं है। बस ये पता चलता है कि ये कुछ बड़ा और रोमांचक करने के बारे में है। पाठक के मन में ये सवाल रह सकता है कि लेखक के लिए इसका ठीक ठीक मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ करोड़ों का बिजनेस बनाना है या कुछ और? थोड़ी अस्पष्टता सी लगती है। हाँ, ये टाइटल बहुत कैची है और शायद यही इसका पहला मकसद भी है। लेकिन सिर्फ ध्यान खींचना काफ़ी नहीं होता, खासकर जब ये किताब का सेंट्रल आइडिया हो। अगर इसका मतलब सिर्फ कुछ बड़ा करो होता तो शायद टाइटल कुछ और होता, है ना? हाँ, शायद। तो यहाँ पर करने लायक काम ये है कि एपिक शिट के अर्थ को वारिकू के नज़रिए से ज़्यादा गहराई और बारीकी से डिफाइन किया जाए। हमें ये सोचना होगा कि क्या ये सिर्फ बाहरी सक्सेस जैसे पैसा या फेम के बारे में है, या इसमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन, अपने सच के साथ जीना, अपनी शर्तों पर जिंदगी बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि एपिक का मतलब तो हर किसी के लिए अलग हो सकता है ना। किसी के लिए पहाड़ चढ़ना एपिक है, तो किसी के लिए अपने किसी डर पर काबू पाना एपिक हो सकता है। तो वारिकू का एपिक क्या है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, और सारांश को इसका जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। इसे और साफ करने के लिए आप सारांश में कुछ इस तरह का जोड़ सकते हैं। वारिकू के लिए एपिक शिट करने का मतलब सिर्फ दुनिया की नज़रों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने वाली अचीवमेंट्स हासिल करना नहीं है, बल्कि ये उस काम को पूरी शिद्दत, ईमानदारी और जुनून से करने के बारे में है जो आपके लिए पर्सनली गहरे मायने रखता हो, जो आपको अंदर से जिंदा महसूस कराए, भले ही ट्रेडिशनल पैमानों पर वो बड़ा या सफल न माना जाए। अच्छा। ये अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनने और स्टेटस को, यानी यथास्थिति को चैलेंज करने का एक कॉल है, चाहे वो आपके करियर में हो, रिश्तों में या खुद अपनी सोच में। अच्छा, तो मतलब ये ज्यादा अंदरूनी चीज है, बाहरी दिखावे से ज्यादा रिलेटेड नहीं। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। आप इसे एक और एंगल से भी देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पाठक को बाहरी दुनिया की तारीफ या सोशल प्रेशर के बजाय अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन, अपनी वैल्यूज और अपने पर्पस पर फोकस करने के लिए उकसाती है। एपिक शिट वो काम है जो आपको एक्साइट करे, जो आपके असली नेचर से मेल खाता हो और जिसके जरिए आप दुनिया पर अपना यूनिक पॉजिटिव असर छोड़ सकें, चाहे उसका स्केल कुछ भी हो। ये अपनी पूरी क्षमता को जीने और अपने डर से आगे निकलने का नाम है। इस तरह की व्याख्या से पाठक सिर्फ एक कैची नारे से इंप्रेस नहीं होगा, बल्कि उसके पीछे की फिलॉसफी और इंस्पिरेशन को भी समझ पाएगा, और इससे वो किताब के बाकी हिस्सों से भी शायद ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर सकेगा। ये तीनों ही सुझाव, आइडियाज को जोड़ना, फॉर्मेट का महत्व बताना और एपिक शिट को डिफाइन करना, मुझे लगता है कि सारांश को वाकई में ज्यादा असरदार और गहरा बना सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये सारांश के कोर इम्पैक्ट को बढ़ाने वाले बदलाव हैं। बातचीत को समेटे हमने सारांश को और बेहतर बनाने के लिए 3 मुख्य दिशाओं पर बात की है। पहला, किताब के जो अलग अलग विषय हैं, जैसे सफलता, आदतें, जागरूकता, पैसा, असफलता, इनके बीच के आपसी कनेक्शन को ज्यादा साफ तौर पर दिखाना,
ताकि पाठक को बिखरी हुई तस्वीर के बजाय एक इंटीग्रेटेड लाइफ फिलॉसफी नजर आए। दूसरा, हमने बात की कि किताब की जो यूनिक नोट्स या बाइट्स वाली स्टाइल है, उसके सिर्फ होने का जिक्र न करके पाठक के अनुभव पर उसके पॉजिटिव असर और उसके पीछे के संभावित इरादे को ज्यादा उजागर किया जाए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और रीडर के लिए कैसे फायदेमंद है, ये बताना जरूरी है। और तीसरा, हमने एपिक शिट जैसे कैची लेकिन थोड़े अस्पष्ट लगने वाले सेंट्रल कॉन्सेप्ट के मतलब को ज्यादा गहराई से खोलने पर जोर दिया। ये सिर्फ कुछ बड़ा करने का नारा नहीं, बल्कि वारिकू के नजरिए से इसका क्या मतलब है, जिसमें शायद पर्सनल मीनिंग, ऑथेंटिसिटी और अपने डर पर काबू पाना शामिल है, इसे साफ करना जरूरी है। बिल्कुल। और इन सुझावों पर अमल करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे पहले पॉइंट के लिए आप कुछ कनेक्टिंग सेंटेंस डाल सकते हैं जो आइडियाज के बीच ब्रिज का काम करे। दूसरे पॉइंट के लिए आप स्टाइल के फायदों को उदाहरणों के साथ समझा सकते हैं कि यह पाठक की पढ़ने की आदत या समझने की प्रक्रिया को कैसे आसान या अलग बनाती है। ठीक है। और तीसरे पॉइंट के लिए आप एपिक शिट की परिभाषा को ज्यादा बारीकी से पेश कर सकते हैं, शायद वारिकू के किसी कोट या उदाहरण का हवाला देते हुए, अगर किताब में है, और सारांश में फिट बैठता है, जिसमें पर्सनल पैशन और पर्पस पर जोर हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव हैं। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा और ये सुझाव आपके सारांश को न सिर्फ ज्यादा जानकारी वाला, बल्कि ज्यादा मोटिवेटिंग और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाने में मदद करेंगे। याद रखिए, एक अच्छा सारांश सिर्फ ये नहीं बताता कि किताब में क्या है, बल्कि ये भी महसूस कराता है कि किताब क्यों पढ़नी चाहिए या उसके मुख्य विचार क्यों मायने रखते हैं। और अगर आप इन बदलावों को लागू करने के बाद अपने संशोधित ड्राफ्ट पर फिर से बात करना चाहें, तो बिल्कुल उसे हमें दोबारा भेज सकती हैं। हमें आपके काम को और निखरते हुए देखने में खुशी होगी।